गुड मॉर्निंग बच्चों। ध्यान दो बच्चों इधर। आज हम इतिहास का 7वां पाठ खेल और इतिहास इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बहुत मजेदार पाठ है बच्चों, क्योंकि मनुष्य दैनंदिन जीवन में ऐसा संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो खेल कभी नहीं खेला हो। कोई भी खेल हो, कैसे भी हो, बचपने का खेल हो, जवानी का खेल हो, या अंत में मतलब अपनी जब तक वो जिंदगी जिया है, जब तक उसने कुछ ना कोई खेल खेला है। तो हमको बच्चों ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि खेल किसे कहते हैं। अब ये खेल की परिभाषा क्या है। जब हम खेल की परिभाषा समझेंगे तो तभी हमको उसका इतिहास समझ में आएगा। तो बच्चों, खेल किसे कहते हैं ये हमारे लिए समझना जरूरी है। तो खेल मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को, क्या है परिभाषा, कि मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहा जाता है। ये खेल की क्या है बच्चों, ये परिभाषा है कि मनोरंजन, अपना एंटरटेनमेंट और अपने शरीर के अंदर नई प्रकार की स्फूर्ति, ताजगी, जीवटपना जागृत करने के लिए जो कृति की जाती है उसे खेल कहा जाता है। ये खेल की परिभाषा हो गई कि मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहा जाता है। तो बच्चों, खेल का इतिहास कैसा है, अभी तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है उसी प्रकार खेल का इतिहास भी उतना ही पुराना है। मतलब अति प्राचीन काल में जब मनुष्य अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करता था, आदिवासी जीवन व्यतीत करता था, उस समय पर भी मनुष्य कोई ना कोई खेल खेला करता था। कि मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है उतना ही खेल का भी इतिहास पुराना है। हमको पता है कि मनुष्य प्रारंभिक स्वरूप में प्रारंभिक जीवन जंगलों में व्यतीत करता था। जंगलों व्यतीत करके क्या करता था, शिकार करके अपना उदर निर्वाह चलाता था, अपना दैनंदिन जीवन में चलाता था। लेकिन शिकार करने को भी, इसमें भी उनको मनोरंजन होता था। मतलब ये मनोरंजन के रूप में शिकार करते थे। उसी प्रकार हम हमारे महाकाव्यों में भी देखेंगे, जो हमारे प्राचीन साहित्य है, वो जो महाभारत है, रामायण है, ये जो हम प्राचीन साहित्य देख रहे हो उसमें भी अलग अलग प्रकार के खेलों का उल्लेख हमको मिलता है। जैसे कुश्ती, रथों और घोड़ों की दौड़ और शतरंज। इसे शतरंज जो होता था, शतरंज महाभारत में शतरंज का उल्लेख मिलता है। जैसे कि उसे शतरंज को एक चौरफा कहा जाता था, चौरस कहा जाता था, जिसमें वो शतरंज खेला करते थे। मतलब मनुष्य का जीवन जितना पुराना है, कि मनुष्य का जीवन जितना पुराना है उतना ही खेलों का इतिहास भी पुराना है। हर युग में, प्राचीन युग है, अश्मय प्राचीन युग है, मध्ययुगीन है, आधुनिक युग में खेलों का इतिहास है। खेल से मनुष्य का संबंध जुड़ा है। जिस प्रकार मनुष्य जीवन जी रहा है उसी प्रकार वो खेल का भी उपयोग कर रहा है। ये बात हमारे लिए समझना जरूरी है। तो बच्चों ठीक है, हम आगे पढ़ने की शुरुआत करेंगे। प्रस्तावना से लेकर अंत में खेलों के महत्व को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो, मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहते हैं। मैंने तुमको पहले समझा कि मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से जो कृति की जाती है उसे क्या कहा जाता है, खेल कहा जाता है। मानव जितना प्राचीन है, खेलों का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है, क्योंकि खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। कि मनुष्य जितना प्राचीन है, मनुष्य जितना पुराना है, तो खेल भी क्या है, उतना ही पुराना है। और क्योंकि खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है, हमने देखे कोई भी युग में संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई तुमको देगा कि जिसने अपने जीवन में कोई खेल नहीं खेला है। हाँ, ये बात अलग है कि बचपन मनुष्य का खेलने का दिन माना जाता है। कि बचपन बोले तो खेल से संबंधित होता है, कि बच्चों को जितना खेलने का मौका दिया जाए मनुष्य उसका उतना उत्तम विकास होता है। इसलिए बोला जाता है कि खेल और शिक्षा दोनों का मेलजोल होना चाहिए, और ये जरूरी है। जब तक मनुष्य का खेल के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, बच्चे का खेल के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, उसका पूरी तरह से वो विकसित नहीं होगा। इसलिए हमारी शैक्षणिक प्रणाली ने भी, नई शैक्षणिक नीति में भी खेल को अधिक से अधिक महत्व दिया गया है। कि खेलना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है। मानव के प्रारंभिक समय में विविध प्रकार के खेले जाते, मनुष्य के प्रारंभिक समय में विविध प्रकार के खेल खेले जाते थे। जिस प्रकार शिकार करना आजीविका का साधन था, उसी प्रकार खेल और मनोरंजन का भी हिस्सा था। जिस प्रकार शिकार करना
ये मनुष्य का दैनंदिन आजीविका का साधन था। मतलब अगर वो शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन उसको भी खेल के रूप में उसको महत्व दिया गया। शिकार करना एक खेल का भी हिस्सा था। भारत के प्राचीन साहित्य और महाकाव्यों में युद्ध, कुश्ती, रथों और घोड़ों की दौड़ तथा शतरंज का उल्लेख मिलता है। जो महाकाव्य, महाभारत है, रामायण है, इनमें हर प्रकार के खेलों का उल्लेख मिलता है। जैसे घोड़ों की दौड़, कुश्ती, रथों की दौड़, ये इस प्रकार के खेलों का उल्लेख वहां पर मिलता। तो खेलों का महत्व, अब खेलों का महत्व क्या है, ये हमारे समझना जरूर। हमारे पास एक पॉइंट है, तुम स्क्रीन में देख रहे होंगे, खेलों का महत्व, खेल का महत्व। अभी खेल का महत्व क्या है, ये पॉइंट भी तुमको दिखाई देते हैं कि मानसिक धैर्य इससे प्राप्त होता है। ठीक है, जीवटता इसके अंदर आती है कि खेल को किस प्रकार से खेला जाए। हमको जीतना है तो जीतने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जीवटता कि हर समय पर मनुष्य को कामयाबी हासिल नहीं होती है। अब तुम कबड्डी का खेल खेलते होंगे, कबड्डी तुमने देखे होंगे, जीवटता उसके अंदर बहुत जरूरी है कि कबड्डी में हम कबड्डी खेलने के लिए जा रहे हैं, सामने वाली टीम के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और वहां पर हमको पकड़ मिल जा रही है, वो हमको पकड़ ले रहे हैं, डिफेंस कर ले रहे हैं। तो ऐसा एक बार होता, दो बार होता, लेकिन अंत में तुम क्या करते हो, वहां पर डिफेंस को कामयाब करके आते हो, उनको छूकर तुम वापस आ जाते हो। तो ये क्या बताता है खेल, ये हमको जीवटता बताती है। क्रिकेट का खेल खेलते होंगे, क्रिकेट सभी ने देखे, इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों का पसंदीदा रूप से क्रिकेट है, खेलना भी और देखना भी। अब उसमें क्रिकेट में हम देखते हैं कि वनडे होता है, एक दिन का मैच होता है, उसी प्रकार आज 2020 आ गया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे पुराना माना जाता है। उसमें जीवटता होना जरूरी है कि मनुष्य क्रिकेट प्लेयर जो है वो कितने समय तक इस पिच पर टिक सकता है, ये जीवटता इसे कहा जाता है। उसमें कितने रन बनाया इसको महत्व नहीं है, वो कितने समय तक है, 4 घंटे, 5 घंटे, 90 ओवर का मैच होता है एक दिन का, वो 90 ओवर खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है। जीवटता उसके अंदर होनी चाहिए। ताजगी मतलब मनुष्य के क्या सिखाती है जीवटता की, कोई भी काम के लिए हमको क्या होने चाहिए, एक प्रकार की जीवटता, संयम होना चाहिए। संयम, पैशन, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए हमको संयम होनी चाहिए। उसी प्रकार ताजगी, ये मनुष्य दैनंदिन जीवन में जब परेशान हो जाता है तो नई स्फूर्ति, ताजगी पैदा करने का काम खेल करता है। सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, हम देखते हैं कि कोई भी टीम वर्क जो होता है, हम देखते हैं कि एक प्लेयर के भरोसे हम मैच को नहीं जीत सकते। एक प्लेयर के भरोसे हम मैच को नहीं जीत सकते। हमको क्या करना पड़ता है कि पूरी तरह से सहयोग पूरी टीम का होगा, क्योंकि बैट्समैन तो बैटिंग करेगा, लेकिन बॉलर का भी काम होता है कि अच्छी तरह से बॉलिंग करे। फील्डर का काम होता है क्षेत्र रक्षण अच्छी तरीके से करे। कीपर का काम होता है कि कीपिंग अच्छी तरीके से करे। मतलब क्या होता है, सहयोग की वृत्ति उसके अंदर आती है। ये खेल का महत्व है। व्यायाम, और तुम देखते होंगे कुश्ती, कबड्डी, ये व्यायाम को अधिक महत्व देते हैं। व्यायाम, व्यायाम बहुत जरूरी है शरीर में, दैनंदिन जीवन में ताजगी पैदा करने के लिए हमारे लिए व्यायाम की बहुत सख्त जरूरत होती है, और ये खेल हमको, खेल में व्यायाम को बहुत महत्व दिया है। और नेतृत्व गुण, नेतृत्व क्षमता मनुष्य के अंदर तैयार करता है खेल। खेल जो होता है मनुष्य के अंदर नेतृत्व गुण, एक नेता बनने का गुण जो है वो खेल तैयार करता है। हम देखते होंगे कि बहुत से प्लेयर, हम देखते होंगे कि इसको कैप्टन बनाया गया है, क्यों, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होती है। तो हम समझ में आता है हमको कि ये क्या है, हमारी टीम का कैप्टन है, हमें टीम का क्या है, वो कैप्टन है। ठीक है, तो खेलों के महत्व को हम लोग ध्यान में देंगे कि हमको समझ में आएगा कि कितने खेल मनुष्य खेल सकता है, खेलों का महत्व क्या है। ठीक है, ध्यान दो बच्चों इधर। हमारे जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो, हमारे जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन में व्याप्त दुख और चिंताओं को भुला देने की सामर्थ्य खेलों में है। कि मनुष्य दैनंदिन जीवन में बहुत ज्यादा काम से बिजी हो जाता है, दुख हो जाता है, उसको चिंता सताती है। तो उस चिंता को और दुखों को भूलने का जो क्षमता, भुलाने की जो क्षमता है, वो किसके अंदर होती है, खेल के अंदर होती है। खेल मन बहलाने और मन को ताजगी और स्फूर्ति भर देने का कार्य करते हैं। खेल जो होता है मन को बहलाना, मन को ताजगी तथा स्फूर्ति देने का काम करती है, मन को बहला देती है। जो मनुष्य दैनंदिन जीवन में चिंतित होता है, दुखी होता है, इसको क्या करती है, वो भुला देता है। खेल एक प्रकार की नई ताजगी और स्फूर्ति भरने का काम करता है। जिस खेल में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती है, उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है।
अब खेल होते हैं जैसे कुश्ती हो गया, दौड़ हो गया, कबड्डी हो गया, इसमें क्या होता है परिश्रम की, मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है, खास करके कुश्ती। तो ये शरीर के अंदर क्या है, एक प्रकार का व्यायाम हो जाता है, उसके अंदर शरीर के अंदर उसको पहले व्यायाम करना पड़ता है। जिस खेल में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती है, उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बनने में खेलों से सहायता प्राप्त होती है। अपना शरीर बलिष्ठ और स्वस्थ, ताकतवर और स्वस्थ बनने में खेलों से सहायता प्राप्त होती है। ठीक है। खेलों के कारण मानसिक धैर्य मनुष्य के अंदर तैयार होता है, जीवटता उसके अंदर तैयार होती है। मैं तुमको पहले पॉइंट में सब क्लियर करके दिया हूँ, लेकिन ये पैराग्राफ में है तो हमको समझना जरूरी है कि मनुष्य के अंदर मानसिक धैर्य, जीवटता, खिलाड़ीपन जैसे गुणों की वृद्धि होती है। अब खिलाड़ीपन किसे कहा जाएगा, प्लेयरशिप का किसे किसे कहे जाएंगे, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। खिलाड़ीपन किसे कहते हैं? तो बच्चों समझो कि खिलाड़ी वृत्ति होनी, हमको हमको बोला जाता है कि खिलाड़ू वृत्ति होनी चाहिए। अभी दो टीम जो है वो मैच खेल रही है, अब एक टीम हार रही है, हार गई है, तो दूसरी टीम, हम अक्सर देखते होंगे मैच में, टीवी में देखते होंगे कि हार रही हुई टीम, जीती हुई टीम, दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अगर किसी प्लेयर ने सेंचुरी, अगर क्रिकेट में किसी प्लेयर ने सेंचुरी मार दिया तो अपोजिशन जो टीम है वो क्या करती है, उसका सम्मान बढ़ाती है, उसके लिए तालियां बजाती है। फेयर वाली टीम तो तालियां बजाएंगे, लेकिन जो विरोधी टीम है वो भी तालियां बजाती है और उसका सम्मान करती है। इसे खिलाड़ीपन कहा जाता है, इसे खिलाड़ी वृत्ति कहा जाता है कि सामने वाला प्लेयर, टीम का प्लेयर अच्छी तरह से खेल रहा है, सामने वाला प्लेयर अच्छी तरह से खेल रहा है, तो उसको तुम डोमिनेट मत करो, उसको तुम चिढ़ाओ मत, उसको भला बुरा मत बोलो, उसको तुम प्रोत्साहित करो। ये खिलाड़ी वृत्ति है। तो इसके अंदर ये बताते हैं कि अपने दुश्मनों को भी हम क्या करें, क्या क्या किया जाए, अच्छा काम अगर वो करता है तो उसको प्रोत्साहित करो। ये हमारे को खिलाड़ीपन हमारे अंदर क्या है, खेल पैदा करता है। सामूहिक खेल खेलने से पारस्परिक सहयोग और मेलजोल की भावना में वृद्धि होती है। सामूहिक खेल कि जो सोलो है, जो व्यक्ति खेल है, वो तो अपने खुद के लिए होता है, लेकिन जो सामूहिक खेल है, जैसे कोई भी खेल खेलेंगे, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, शतरंज हो गया, सॉरी शतरंज नहीं, ये जो खेल हो गए कि जिसके कारण क्या होता है कि एक प्रकार की टीम वर्क होता है, टीम वर्क। तो हमको ये बात बताती है कि अकेले के भरोसे मनुष्य जीत नहीं सकता है, उसको दूसरे के सहारे की जरूरत महसूस होती है। तो सामूहिक खेल भावना से, खेल से पारस्परिक सहयोग और मेलजोल की भावना में वृद्धि होती है और नेतृत्व गुणों का विकास होता है। और नेतृत्व, नेता बनने का जो गुण है वो खेलों के कारण ही क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आए यहाँ तक? अब हम आगे के भाग में देखेंगे खेलों के प्रकार। आगे के भाग में आते हैं खेलों के प्रकार। तो बच्चों खेलों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है, खेलों को दो प्रकार में विभाजित कर दिया गया है। अभी हम आगे देखेंगे खेलों को। भाई एक चार्ट में तुमको बता रहा हूँ, डायग्राम तुमको बता रहा हूँ, वो डायग्राम तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई देगा और तुमको समझ में आएगा कि किसे कहते हैं। खेलों के प्रकार। बच्चों खेलों के प्रकार भी दो बताए गए हैं। एक देखिए चार्ट में देखेंगे, हमको दिखाई देगा शतरंज एक खेलों के प्रकार में घरेलू खेल और मैदानी खेल। अब घरेलू खेल किसे कहेंगे और मैदानी खेल किसे कहेंगे? जो खेल घर के अंदर बैठकर खेले जाते हैं, जो खेल घर के अंदर बैठकर खेले जाते हैं उसे घरेलू खेल कहा जाता है। और बचपन जो होता है मनुष्य का वो घरेलू खेल में ही बीतता है। मनुष्य का जो बचपना होता है वो घरेलू खेलों में दिखता है। इसमें घरेलू खेलों में कौन कौन से खेल आएंगे? शतरंज, ताश, कैरम, पासे वाले खेल, कौड़िया वाले खेल, गुड़िया गुड्डी का जो बचपन में खेल खेला जाता है, ये सब कौन से खेल है? ये घरेलू खेल माने जाते हैं। और मैदानी खेल, और मैदानी खेल, और मैदानी जो खेल मैदान में खेले जाते हैं, जिसके लिए एक बहुत बड़े मैदान की जरूरत महसूस होती है, उसे मैदानी खेल कहा जाता है। उसे कौन सा खेल कहते हैं? मैदानी खेल कहते हैं। वो खेल मैदानों में बैठकर खेले जाते हैं, मैदानों में खेले जाते हैं। और इसमें भी देशी और विदेशी खेल दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब देशी खेल में कौन से होते हैं? जैसे कि कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ये देशी खेल माने जाते हैं। और विदेशी पोलो खेल, गोल्फ, गोल्फ,
ये जो होते हैं, अब उसमें आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से भाग उसमें विभाजित किए गए। लेकिन मैदानी खेल में लंगड़ी, कबड्डी, खो खो, आटा पाटिया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब मैदानी खेल है। अब मैदानी खेल के प्रकार देशी और विदेशी खेल वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे घरेलू खेल। ठीक है, घर में अथवा किसी एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों को घरेलू अथवा बैठक वाले खेल कहते हैं। क्या बात है कि घर में अथवा एक स्थान पर बैठकर जो खेल खेले जाते हैं उसे घरेलू अथवा बैठक वाले खेल कहते हैं। हम बच्चों ये भी समझना जरूरी है कि खेल प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से खेल चला आ रहा है। घरेलू खेल, उसके बाद मैदानी खेल। जैसे खेल के इतिहास में देखेंगे हम, सबसे बड़ी जो खेलों की स्पर्धा होती है वो कौन सी स्पर्धा है? वो है ओलंपिक स्पर्धा, हर 4 साल में भराई जाती है। बच्चों ये खेल का ओलंपिक स्पर्धा का इतना महत्व है, ओलंपिक स्पर्धा का इतना महत्व है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो कुछ समय के लिए इन खेलों को खेलने के लिए वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक दिया गया था। इतना महत्व इसको माना गया था। और हमारे देश में भी अलग अलग प्रकार के प्लेयर तैयार हुए हैं, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। अभी जो हम देश भर में एक खेल दिवस के रूप में दिवस मनाते हैं, अभी वो दिन गया 29 अक्टूबर, सॉरी 29 अगस्त, 29 अगस्त, 29 अगस्त, ये खेल दिवस के रूप में भारत मनाता है। क्यों मनाता है? क्या है 29 अगस्त को? 29 अगस्त को एक महान खिलाड़ी देश में पैदा हुआ था जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के महान खिलाड़ी। और ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि ओलंपिक में उनकी टीम ने लगातार 3 साल गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनके अंदर ऐसी क्षमता थी कि उस समय पर जो जर्मनी का तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, उन्होंने मेजर ध्यानचंद से एक अपील की थी कि तुम मेरे देश की जर्मनी की तरफ से क्रिकेट हॉकी खेलो, और उनके मैं तुमको एक सेना में बहुत बड़ा पद दूंगा। लेकिन अपने देश के अंदर देश भावना उनके अंदर इतनी थी कि उन्होंने उनके इस विनंती को स्वीकार नहीं किया। उनको कैप्टन का पद वो दे रहे थे, उनको कौन सा पद दे रहे थे? कैप्टन का पद वो दे रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और जब उनको लगा कि ये प्लेयर में ऐसी क्या क्षमता है कि एक बार जब हॉकी के अंदर इनके पास बॉल आता है तो डायरेक्ट वो गोल में उसका रूपांतरण होता है, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो उनकी हॉकी स्टिक है इसमें बॉल को अपने तरफ कैच करने की, खींचने की कुछ एक प्रकार की मशीन लगाई गई है। तो उनकी हॉकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया, उनके हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया। ये हमारे भारत में भी खेल को इतना महत्व है। ठीक है बच्चों, आगे देखो कि घरेलू खेल घर में अथवा किसी एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों को घरेलू अथवा बैठक वाले खेल कहते हैं। जैसे शतरंज, ताश, पासे वाले खेल, कैरम, कौड़ी वाला खेल। अब ये कौन से खेल है? कौन से खेल माने जाते हैं? कौन से? अब कौन से खेल बोलेंगे इसको बच्चों? हम इसको कहेंगे कि घरेलू खेल, जैसे शतरंज, ताश, पासे वाले खेल, कैरम, कौड़े वाले खेल। हर बचपन में किसी न किसी ने ये खेल खेला होगा बच्चों। ठीक है, उसमें शतरंज आ गया, ताश आ गया, पासे वाले खेल आ गया, कैरम आ गया, कौड़े वाले। ये खेल कहीं पर भी बैठकर खेले जा सकते हैं। तुम देखते होंगे कि ताश लोग कहीं पर भी बैठते हैं, घर के बाहर बैठ जाते हैं, कि पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, कौड़े वाले खेल खेलते हैं, पासे वाले खेल खेलते हैं, ये कहीं पर भी बैठकर खेले जाते हैं। प्राय लड़कियां सागर गोटे एक प्रकार का खेल, या बैठक वाला खेल। लड़कियां जो होती है छोटे, जब बचपना होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है, वो सागर गोटे खेलती है। वो ऊपर पत्थर फेंक कर वो उनको क्या करती है? कैच करती है, झेलती है। उसे सागर गोटे एक प्रकार का खेल है। घर घर में खेलना, और घर घर खेलते हैं, घर घर भी खेलते हैं। घर घर खेलना अथवा गुड़े गुड्डे का खेल खेलना छोटी लड़कियों का खेल समझा जाता है, परंतु उसमें घर के सभी लोग सम्मिलित होते हैं। लेकिन घर के सभी लोग उसमें क्या हो जाते हैं? सम्मिलित भी हो सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से गुड्डा गुड़िया की शादी का खेल तो पारिवारिक आनंद का समारोह होता है। पारस्परिक आनंद का समारोह होता है, जो गुड़े गुड्डे की शादी रचाई जाती है। इसमें एक पूरा परिवार भी इसमें क्या हो जाता है? सम्मिलित हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग मैदानी खेल। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मैदानी खेल। मैदानी खेल
देखो मैदानी खेलों में देसी और विदेशी ये दो प्रकार माने जाते हैं। इसमें एक प्रकार के चार्ट में तुम देखेंगे मैदानी खेल तुमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लंगड़ी, कबड्डी, खो खो, आटा पाटिया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। लेकिन मैदानी खेल को दो भागों में विभाजित किया गया है। मैदानी खेल को दो भागों में विभाजित किया गया, एक देसी खेल और एक विदेशी खेल। अब देसी खेल मतलब जो अपने देश में जिनका उगम हुआ है, अपने देश में जिनका उगम हुआ, अपना राष्ट्रीय खेल। अब देसी खेलों में कौन से खेल आते हैं? जैसे कि देसी खेलों में लंगड़ी, कबड्डी, आटा पाटिया, खो खो आदि खेलों का समावेश होता है। ठीक है, कि देसी खेलों में लंगड़ी, जो लंगड़ी बच्चे खेलते हैं, एक पैर से चलना, एक पैर से दौड़ना, कबड्डी, आटा पाटिया, खो खो आदि खेलों का समावेश देसी खेल में होता है। तुम चित्र में देखेंगे पेज नंबर 47 में, ठीक है, उसमें लंगड़ी खेली जाती है। देखो लंगड़ी का चित्र तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कबड्डी, अभी कबड्डी तुम चित्र में पेज नंबर 47 में तुम लोग देख सकते हैं कि लड़के लड़कियों के कंचे, लगोरी, गड्डी का खेल, गुल्ली डंडा, चकई अथवा घिरनी चलाना। घिरनी चलाना मतलब भौरा घुमाना होता है। अब बच्चों बचपनों में अगर तुम ये खेल खेल रहे हो तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा बचपन बहुत ही सुंदर गया है। गिल्ली डंडा खेला जाता है, चकई खेली जाती है, घिरनी घुमाना, भौरा घुमाया जाता है। ये बच्चों का खेल है और ये बचपन में खेला था। कंचे, बहुत बहुत कंचे खेलते बच्चे, ठीक है। लट्टू घुमाना, झिम्मा, लड़कियों एक दूसरे को ताली देकर घूमती है, लड़के एक दूसरे को ताली देकर क्या होती है कि वो घूमती है। अभी क्या आप जानते हैं पेज नंबर 47 में देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की दिनचर्या, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार से खेल खेलती थी। देखो, बाई साहिब को व्यायाम बहुत शौक था। तड़के जागकर मलखम कुछ समय कसरत करती थी। तड़के जागकर सुबह मलखम खेल करती थी और कसरत करती थी, घुड़सवारी करती थी और तुरंत बाद हाथी पर बैठकर हाथी को घुमा लाती थी। प्रातःकाल खुराक पौष्टिक आहार खाकर दूध और पानी पीकर वो स्नान करती थी। मतलब कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी जो बचपना था, दैनंदिन जीवन था, उसमें भी खेल को बहुत अच्छे रूप से खेला जाता था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं देशी खेलों में लट्टू घुमाना, झिम्मा, लड़कियां ग्रुप में क्या करती है, घूमती, ताली बजाकर घूमती है, गाने गाती है। लंगड़ी जैसे खेल लोकप्रिय है और लड़कियां स्कूल में जो होती है वो लंगड़ी का बहुत खेला जाता है। लंगड़ी एक बहुत अच्छा खेल है, वो लड़कियां अक्सर खेलते हुए हमको दिखाई देती। चित्र में भी तुम लोग देखेंगे कि लड़कियां जो है वो क्या लंगड़ी खेलती हुई दिखाई दे रही है। अब विदेशी खेल, अब मैदानी खेल में दूसरा खेल का भाग आ रहा है बच्चों, विदेशी खेल। अब विदेशी खेल कौन से? विदेशी खेलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो आदि खेलों का समावेश होता है। ये खेलों से तुमको अच्छी तरह से जानकारी है बच्चों, ये खेल से तुम अच्छी तरह से परिचित है कि बैडमिंटन खेला जाता है। टेबल टेनिस, पेज नंबर 47 में टेबल टेनिस खेले जा रहे हैं। लिएंडर पेस, नाम सुनेंगे तुम अपने प्लेयर का जो बहुत अच्छी तरह से टेबल टेनिस में प्रसिद्ध माना जाता है, लिएंडर पेस। और बैडमिंटन, हॉकी, जो मैंने मेजर ध्यानचंद का तुमको उदाहरण दिया, हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल भी माना जाता है। भारत के पास तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हॉकी में 8 ओलंपिक में ये 8 स्वर्ण पदक है भारत के पास। कितने स्वर्ण पदक है बच्चों? 8 स्वर्ण पदक है भारत के पास। इतने गोल उन्होंने किए थे। क्रिकेट, अब विश्व भर में सबसे प्रसिद्ध खेल, फुटबॉल के बाद अगर कोई आया है तो कौन सा आया है? क्रिकेट। हर बच्चा क्रिकेट को जानता है। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर के बारे में सब लोग जानते हैं। भारत ने क्रिकेट में कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 2 वर्ल्ड कप भारत ने जीते, एक 1983 में, एक 2011 में। कपिल देव के नेतृत्व में और महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने जीता है। दुनिया में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले क्रिकेट में जो सेंचुरी लगाई जाती है उसमें भारत का एक खिलाड़ी है, सचिन तेंदुलकर, जिसने टेस्ट और वनडे दोनों क्रिकेट मैचों में 100 सेंचुरी मारी है, 100 सेंचुरी मारी है। मतलब क्रिकेट में भारत की उपलब्धियां बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद देखेंगे हम फुटबॉल, जो विश्व भर में सबसे प्रसिद्ध खेल माना जाता है।
विश्व के अधिकतर देश ये खेल को खेलते हैं, फुटबॉल। उसके बाद आता है गोल्फ, पोलो आदि खेलों का समावेश होता है। मैदानी खेलों में धावन की दौड़ विश्व भर में लोकप्रिय है। धावन दौड़ना, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, इस प्रकार की दौड़ करने की दौड़ से मनुष्य का जो शरीर है वो एकदम कस जाता है, उसका स्टेमिना जो होता है वो बढ़ जाता है। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, मैराथन और बाधा दौड़ का समावेश होता है। बाधा दौड़ जिसे कहा जाता है कि एक भाग रहा है, उसके बीच में कुछ अड़चन आती है, दूसरा भाग रहा है, ठीक है। शारीरिक कौशलों पर आधारित मैदानी खेलों में, शारीरिक कौशलों पर आधारित मैदानी खेलों में गोला फेंक, लंबी कूद और ऊंची कूद, पानी में खेले जाने वाले तैरने की स्पर्धा है, वाटर पोलो। देखो शारीरिक कौशलों पर आधारित कि शारीरिक कौशल जैसे स्विमिंग होता है, पानी में तैरा जाता है, तैरने की क्षमता, जो स्विमिंग कर रहे, एक स्विमिंग पूल में तैर रहे, ये शारीरिक कौशल है, हमारे अंदर कौशल है। बटरफ्लाई, अब उसमें स्विमिंग में बहुत से ऐसे प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। शारीरिक कौशल पर आधारित मैदानी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, गोला फेंक। गोला फेंक के बारे में सब लोग जानते होने चाहिए। गोला फेंक किसे कहते हैं? एक गोला होता है, उसको कितनी ताकत से तुम फेंक सकते हैं। थाली फेंक, थाली में तो खाने की थाली में एक प्लेट बनाई जाती है जिसमें उसको फेंका जाता है, राउंड मार्क। उसके अंदर ये शारीरिक कौशल उसके अंदर होनी चाहिए, वो प्लेयर के अंदर इस कौशल को होना चाहिए कि कौन कितना लंबा फेंक सकता है। लंबी कूद, लॉन्ग जंप जिसे कहा जाता है, लॉन्ग जंप, लंबी से लंबी कूद। ऊंची कूद, हाई जंप जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? हाई जंप। पानी में, पानी के खेलों में तैरने की स्पर्धा है, स्विमिंग। और ये जो हम ये गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़, ये जो इसे जिम्नास्टिक भी कहा जाता है, ये मैदानी खेल है, इसमें बहुत क्षमता होनी चाहिए। ओलंपिक में इन खेलों को बहुत अधिक महत्व है, ओलंपिक में इन खेलों को बहुत अधिक महत्व है, ओलंपिक में। अब उसमें देखेंगे हम, निशानेबाजी भी आती है, मलखम आता है, रस्सी के ऊपर चलना होता है, निशानेबाजी। भारत में निशानेबाजी में बहुत से अवार्ड हमको मिले हैं, स्वर्ण पदक हमको मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक स्पर्धा जो सबसे प्रसिद्ध स्पर्धा मानी जाती है, इसमें व्यक्तिगत रूप से किसने सबसे पहले पदक प्राप्त किया है? बच्चों तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, कुश्ती में भारत को सबसे पहले ओलंपिक में पदक मिला है, रौप्य पदक मिला है। और वो कौन थे? वो मुंबई में, वर्ली में एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कांस्टेबल थे जिसका नाम था खशाबा जाधव। जिसका नाम क्या था? खशाबा जाधव। सबसे पहले ओलंपिक में उन्होंने क्या किए हैं? पदक प्राप्त किए, जिसे कांस्य पदक कहा जाता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से उन्होंने पदक प्राप्त किए। और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मुंबई जैसे क्षेत्र के अंदर कुश्ती में एक मुंबई का कांस्टेबल जो पुलिस के ओहदे में था, कांस्टेबल के पद पर था, उसने ओलंपिक में सबसे पहले पदक प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखो। नौकायन स्पर्धाएं तथा शारीरिक व्यायाम के खेलों में मलखम, जिसे मलखम, पेज नंबर 48 में बच्चों आप लोग देखेंगे, हमको दिखाई देगा मलखम खेल खेला जाता है। रस्सी के ऊपर खेले जाने वाला मलखम, जिम्नास्टिक आदि खेलों का समावेश होता है। तुम देखेंगे बच्चों, ये देखो, क्या आप जानते हैं श्रीमती मनीषा बाठे द्वारा किए गए शोधन कार्य के अनुसार दंगल कुश्ती के लिए पूरक मलखम का खेल और उसके पकड़े दांव, जिसकी उत्पत्ति पेशवाई के उत्तरार्ध में मल्ख विद्या गुरु बाल भंड देवधर द्वारा हुई है। और ये बात मैं तुमको बता दूं कि बच्चों, सबसे पहले महाभारत के समय पर ये तुम देखे होंगे कि तीर चलाना द्रोणाचार्य जो अर्जुन को, जिन्होंने तीर चलाने का खेल सिखाया था, तीर कैसे चलाई जाती है। और एकलव्य की कहानी आप लोग सब सुने हैं, मतलब हम देखते हैं कि हमारा खेल का इतिहास कितना पुराना है। एकलव्य, द्रोणाचार्य, अर्जुन की कहानियों के बारे में आप लोग तभी जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को क्या किया था? अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। तो उसी प्रकार की मनीषा बाटे द्वारा शोधन कार्य जब हुआ है तो उसमें देखा गया है कि दंगल और मलखम के लिए, और उनके द्वारा मलखम दंगल में हो जाए, कुश्ती में गए, दावपेच को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसमें जो मलखम गुरु बाल भट्ट देवधर द्वारा हुए। मनीषा बाटे ने यह स्पष्ट किया कि बाल भट्ट को यह व्यायाम
प्रकार पेड़ों पर कूदने, लादने और फादने वाले बंदरों को देखकर सूझा। ये खेल जो है, उनको क्या है, जो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चढ़ते हैं और किस प्रकार से चढ़ते हैं, मलखंब का खेल उनके द्वारा ही उनको समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग साहसिक खेल। साहसिक रूप से साहस, जिसमें हिम्मत, धैर्य इनकी जरूरत महसूस होती है। स्केटिंग, बच्चों स्केटिंग, पैरों के अंदर अपने एक जूता होता है जिसमें स्केटिंग कहा जाता है, वो जूता पहनकर एकदम एक सड़क के ऊपर चला जाता है, वो फिसलती है, वो साहसिक खेल में होता है। फिसलने वाली दौड़, आइस हॉकी ये लोकप्रिय खेल है। आइस हॉकी, एक बर्फ के बीच में एक प्रकार की हॉकी खेली जाती है, उसे आइस हॉकी कहा जाता है। देखो, साहसिक और रोमांचिक खेलों में पर्वतारोहण, साहसिक और रोमांचिक खेलों पर्वतारोहण, पहाड़ के ऊपर चढ़ना, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल, मोटर कार की दौड़ का भी समावेश होता है। मोटरसाइकिलिंग, ग्लाइडिंग, साइकिलिंग होती है बच्चों, हम लोग देखते हैं बहुत सी फिल्मों में भी हमने देखे, साइकिलिंग की दौड़ होती है, मोटर कार की दौड़ होती है, मोटरसाइकिल की दौड़ होती है। ये साहसिक खेलों में इनका उल्लेख किया जाता है। साहसिक खेलों में हमने बहुत सी फिल्मों में, बहुत सी फिल्मों में हमने देखे होंगे कि मोटर की दौड़ होती है, रेस होती है, मोटरसाइकिल की दौड़ होती है, आइस हॉकी उसके अंदर खेली जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों खेल प्रतियोगिताएं। अब जितने खेल है इनके अलग अलग प्रतियोगिता होती है। वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप हम देखेंगे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप कितने साल में भराया जाता है? 4 साल में भराया जाता है। कितने साल में भराया जाता है? 4 साल में एक बार भराया जाता है। और मैंने इससे पहले भी तुमको बताया कि वर्ल्ड कप में क्रिकेट में वर्ल्ड कप को बहुत अधिक महत्व है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत बच्चों मैं तुमको बता दूं 1975 से शुरू हुई है। पहला वर्ल्ड कप किसने जीता है? पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज की टीम ने जीती है, दूसरा वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज की टीम ने जीती है, और तीसरा वर्ल्ड कप जो है वो भारत की टीम ने, हम सम्मान से कह सकते हैं कि भारत की टीम ने सन 1983 में विश्व में खेला जाने वाला तीसरा वर्ल्ड कप को जीता है, कपिल देव के नेतृत्व में। खेल की प्रतियोगिता इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है और की स्पर्धा 4 वर्षों में एक बार भराई जाती है, उसको ओलंपिक, इसलिए उसको ओलंपिक नाम दिया गया। और सबसे पहले खेल कहां पर खेला गया? एथेंस में खेला गया है। ग्रीक में एक शहर है जिसका नाम एथेंस है, वहां पर यह खेल खेला गया है। ठीक है, संपूर्ण विश्व भर में खेल प्रतियोगिताओं को मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है। संपूर्ण विश्व भर में खेल प्रतियोगिताओं को मान्यता प्रदान की गई है। ओलंपिक, एशियाई दिव्यांगों का ओलंपिक, विश्व कप, क्रिकेट प्रतियोगिताएं, हॉकी, दंगल, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्व भर पर स्तर पर किया जा रहा है। बच्चों एक बात बहुत सम्मान के साथ मैं तुमको बताता हूं कि एक विश्व कप ऐसा है कि जब से वो विश्व कप शुरू हुआ है आज तक उसको सिर्फ भारत जीता है। आज तक सिर्फ भारत ही जीता है। वो उसको कोई भी देश वो विश्व कप को जीत नहीं पाया है। और वो हमारे सम्मान की बात है कि कबड्डी में भारत ने अभी तक जितने कबड्डी के वर्ल्ड कप हुए हैं भारत ने उसको जीता है। सब वर्ल्ड कप भारत के पास है। सब वर्ल्ड कप किसके पास है? भारत देश के पास है। ये सम्मान की बात है हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। ठीक है बच्चों, देखो कि उसमें कौन से खेल आते हैं खेल प्रतियोगिता में? ओलंपिक, एशियाई दिव्यांगों का ओलंपिक, विश्व कप, क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें हॉकी, दंगल, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। शतरंज के सबसे महान खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, ये शतरंज के एक महानतम खिलाड़ियों में इनकी गणना की जाती है। दंगल कुश्ती का खेल। और मैं तुमको सम्मान के साथ बता दूं कि ओलंपिक में सबसे पहले कुश्ती में ही भारत को पदक प्राप्त हुआ है, व्यक्तिक रूप में, मतलब सोलो एक व्यक्ति के रूप में। और कौन थे वो? खशाबा जाधव। और विश्व भर में इन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है। हमारे देश में हॉकी और क्रिकेट लोकप्रिय है। हमारे देश में हॉकी और क्रिकेट जो है वो लोकप्रिय माना जाता है। इन खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन जो होता है वो स्थानीय, नागरीय, तहसील, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। जब शुरुआत के समय पर हम देखते हैं कि हॉकी और क्रिकेट हमारे पास प्रसिद्ध है। हॉकी में मेजर ध्यानचंद के बारे में मैं तुमको पूरी जानकारी दिया हूं, मेजर ध्यानचंद के बारे में।
ठीक है। तो ये खेलों की जो प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है वो स्थानीय लोकल लेवल पर होता है, एक नागरीय लेवल पर होता है, एक तहसील लेवल पर होता है, एक जिला लेवल पर होता है, एक राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर होता है, स्टेट चैंपियनशिप होती है। अभी दंगल फिल्म तुमने देखे होंगे बच्चों, उसमें अक्सर होता है कि एक स्टेट लेवल चैंपियन, एक नेशनल लेवल चैंपियन प्लेयर होता है। ये तुमने समझ में आता है कि राज्य, स्टेट लेवल, राष्ट्रीय, नेशनल लेवल और अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी उसी क्षेत्र में उत्तम भविष्य कैरियर बना सकता है। कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को क्या किया जाता है, उत्तम भविष्य में उनको संवारा जाता है, भविष्य उनका उज्जवल माना जाता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, ध्यान दो इधर देखो, मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और टीम के कैप्टन थे। मेजर ध्यानचंद, मैंने तुमको पहले बताया, मेजर ध्यानचंद का इतिहास तुमको मैं बताया हूं कि मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और टीम के कैप्टन थे। उनके नेतृत्व में 1936 ईस्वी में भारतीय हॉकी टीम ने बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 1936 ईस्वी में बर्लिन में ओलंपिक जब हुआ था, उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1928 और 1932 में भी स्वर्ण पदक जीते थे। इससे पहले भारत में हॉकी में 1928 में और 1932 में भी स्वर्ण पदक जीते थे। इन मैचों में मेजर ध्यानचंद भारतीय टीम के सदस्य के रूप में खेले थे। सदस्य के रूप में तो वो खेले थे और 1936 में वो टीम के कैप्टन थे और वहां पर भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। 29 अगस्त का उनका जन्मदिन है तथा इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में माना जाता है। मैं तुमको पहले बताया हूँ कि 29 अगस्त को जो उनका जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को क्या है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने हॉकी में जिस बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, उस कारण उन्हें 1956 में पद्म भूषण, इस पद से विश्व भारत का पद्म भूषण, जो तीसरा जो सबसे श्रेष्ठ पद माना जाता है भारत का सबसे बड़ा पद, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। ठीक है। तो उसमें पद्म भूषण का सम्मान 1956 में उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? अपनों को आज यहाँ तक ही पढ़ना था। और बच्चों, अभी अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई पार्ट समझ में नहीं आया है, तो अपने विचार हमारे सामने व्यक्त कर सकते हैं। हाँ बच्चों, बोलो। हेलो, जो डाउट है तो वो पूछ सकते हैं बच्चों। तुमको जो डाउट है तो वो पूछ सकते हैं बच्चों। पूछ सकते हैं बच्चों, जिनको जो डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं बच्चों। पूछो बच्चों, जो पूछना चाहते हैं पूछो। हेलो सर। बच्चों पूछ सकते हैं। सर बच्चों को अनम्यूट कीजिए, जो जो बच्चे हाथ ऊपर उठा रहे हैं सर। हेलो।
बच्चों अपने प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो सर, जो बच्चे डाउट है सर वो प्रश्न हाथ उठा रहे हैं सर, उनको अनम्यूट कीजिए। हेलो बच्चों, अपना डाउट क्लियर कीजिए। हेलो सर, उनको अनम्यूट कीजिए सर। बहुत से बच्चे अपने प्रश्न लेकर बैठे हैं। हेलो हेलो बच्चों, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अपना प्रश्न तुम पूछ सकते हैं। बच्चों पूछो। हेलो दिनेश सर, बच्चों को अनम्यूट कीजिए ना। हेलो 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 सर, आप बोलिए बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो समाज में चंचल पूछ सर हेलो 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 सर, दिनेश सर।
हेलो हेलो सर हेलो 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 सर। जैसे बच्चे बोल रहे हैं सर तो तू भी नेत्र की मतलब क्या होता है सर? हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो, एक मिनट एक मिनट ए सज्जन भाई। हेलो एक सर। मिनट एक मिनट। के सर माइक। के सर माइक चालू कीजिए प्लीज। हाँ सर चालू तो है सर, हो गया। हाँ एक मिनट। Thank हाँ you, ठीक है, मेरा नेटवर्क चला गया था। एक अच्छा मिनट अच्छा हाँ सर, एक मिनट। हाँ एक मिनट एक मिनट। हो गया सर लेक्चर। हाँ लेक्चर हुआ सर। क्वेश्चन आंसर लेना है क्या सर?